नमस्कार, होम मिलती भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने दिनेश प्रताप सिंह माफ़ी मांगो और इस्तीफा दो के नारे लगाए और बताया जा रहा है कि यहां प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर किया गया और लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया और प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। जननायक हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई है, विवादित टिप्पणी की गई है। इसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी चंद मिनटों में हम लोग यहाँ से कूच करेंगे और दिनेश प्रताप सिंह के मकान के सरकारी आवास के सामने बैठकर हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। वो निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इसके विरोध में दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूका है, उनकी आवाज का घेराव करने का कार्य किया। निश्चित प्रशासन पूरी तरीके से बल का प्रयोग कर रहा है। आप देख सकते हैं किसी शर्ट फाड़ी है, बदतमीजी करी है, गिरफ्तार किया है। ये डरे लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, डंके की चोट पे। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार के दौरान महंगाई दर लगभग 10% थी, जबकि उस समय ना युद्ध था और ना ही कोई वैश्विक संकट। उन्होंने दावा किया है कि 2022 के बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और लेकिन भारत में कीमतों में सीमित वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां तेल के दाम 44% तक बढ़े, जबकि भारत में केवल 4% ही बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप भी लगाया और इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष सरकार को महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। डीजल के दाम बढ़े हैं, इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, तो क्या कुछ कहेंगे सर? तो अच्छा हो, राहुल गांधी से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी जी के यूपीए सरकार में जब 2014 में खत्म हो रहा था तो लगभग 10% का महंगाई दर था। न उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, न कुछ हुआ था। जरा इसका भी हिसाब किताब जनता को दे दे। दूसरी बात, राहुल गांधी को पता है कि नहीं है या उनके कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में कोई डीजल पेट्रोल का नया कुआं खुदा हो पूरी, तो वो भी बता दे। राहुल गांधी जैसा दिमागी दिवालियेपन और देश को भ्रम में डालना, भ्रम ही नहीं बल्कि देश में गृह युद्ध करवा दें, ये स्थिति पैदा करने की कोशिश वो ऑलवेज कर रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं मालूम है कि खाड़ी युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में। भारत ही एक ऐसा देश है 22 के बाद तेल का दाम नहीं बढ़ा
अमेरिका 44% आज से एक हफ्ता पहले बढ़ा चुका था। जापान बढ़ा दिया, जर्मनी बढ़ा दिया, इंग्लैंड बढ़ा दिया, 110% तक बढ़ा है। और भारत में तो अगर आज लीजिएगा तो 4% की दर से बढ़ा है। केवल कंफ्यूजन पैदा करना ये पागलपन है, दिमागी दिवालियापन है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मोदी जी का मैनेजमेंट है जो अभी तक, और उसी के लिए विदेश यात्रा भी गए थे, यूएई से एक समझौता हुआ 3 करोड़ बैरल भविष्य में वो यहां तेल रखेंगे। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र भारत सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने तीसरी बार जनता की जेब पर प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। और कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल ही में 5 देशों की यात्रा के बाद सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके आउट लगातार तीसरी बार कीमतों में वृद्धि कर दी गई। उन्होंने दावा किया है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने का असर हर जरूरी सामान पर पड़ेगा और जिसमें बाजार में महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार वैश्विक परिस्थितियों का हालत दे रही है। कीमतों में वृद्धि हुई है, 10 दिन में लगातार ये तीसरी बार वृद्धि है। सीएनजी तक भी 1 रुपया बढ़ गया। 10 दिन के अंदर भारत की जनता के जेब पर तीसरी बार मोदी सरकार ने प्रहार किया है, डकैती डाली है। अभी परसों ही मीटिंग हुई थी, लौट के आए थे रोम से, इटली से, 5 देशों की यात्रा के बाद, तो कहा था बड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। 10 दिन के अंदर तीसरी बार 3 रुपए, 1 रुपए, लगभग 1 रुपए, 5 रुपए वृद्धि कर दी। डीजल में जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल में जो वृद्धि हुई है, ये सिर्फ डीजल पेट्रोल तक नहीं सीमित रहेगी। ये आम आदमी की माल ढुलाई की वजह से हर चीज पर प्रभाव डालेगी और बाजार में जो महंगाई थोक दर आसमान को छू रही है वो और बढ़ेगी। 40 साल की रिकॉर्ड महंगाई के बाद मोदी सरकार जी, आपने ये क्या किया? देश को राहत देने की जगह आप देश को तबाह और बर्बाद कर रही है आपकी आर्थिक नीतियां। कहां है आपका वो बयान जब आप कहते थे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर होगा, डीजल 25 रुपए होगा? कहां है वो आपका बयान? कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये जुल्म, ये सिर्फ गलत नीतियां जो अपनाई उसके कारण ये हो रहा है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं और इसे बढ़े दाम को वापस लेने की पुरजोर मांग करता हूं। आप तो ये कह रहे हैं कि ये बढ़ोतरी हो रही है और आप लगातार, लेकिन इसके पीछे बीजेपी और सरकार का कहना यह है कि भाई दुनिया में इस तरह के हालात हैं और ये तो भारत है जहां पे इतने धीरे और इतने कम दाम बढ़े, बाकी कई देशों में तो इससे ज्यादा प्रभाव, इससे ज्यादा बुरे हालात रहे हैं दुनिया में, इससे ज्यादा महंगाई का असर रहा है, अनुपलब्धता रही है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने इसका दाम कभी बढ़ने नहीं दिया। हमने तो $149 पर बैरल खरीद के भी कभी इसे 60-65 रुपए से आगे नहीं जाने दिया। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि अपराधियों में जाति तलाशना गलत है और 21वीं सदी में जात पात, धर्म और मजहब के आधार पर राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि पहले भी कई नेताओं ने जाति और धर्म की राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, और लेकिन आज के युवाओं को ऐसी भाषा से बचना चाहिए
केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और जिसने अपराध किया है उससे सजा मिलनी चाहिए। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में जातीय राजनीति और कानूनी व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। इनकाउंटर किया जा रहा है, बताइए किस तरीके की भाषा है। अब अपराधियों में भी अगर ये जाति तलाशेंगे 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी का कोई युवा आज भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर बातें करता है, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। हुई है राजनीति जात पात धर्म मजहब के आधार पर और कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं, पर आज की तारीख में युवा भी अगर वही भाषा बोल रहा है जो आज से 25 साल पहले 50 साल पहले के नेता बोलते थे, ये गलत भाषा है। आप अपराधियों को जाति में बांटिएगा, आप उनको धर्म में बांटिएगा। भाई अपराधी अपराधी है, बात खत्म। जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी और सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार बदनाम ही इसी बात के लिए होता है कि यहाँ पे जिस तरीके से जंगल राज एक समय में था, अपराधियों का शासन एक समय में था, आज अगर उस पर नियंत्रण पाना है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, भले वो किसी भी जाति से। लेकिन सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि जाति पूछ करके इनकाउंटर कीजिए, लेकिन 48 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी वो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों को रखा, उस पर व्यंग कसते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा उन्हीं की बातों को दोहराने का काम किया गया। पर आज की तारीख में मैं बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए की हमारी सरकार बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए जो भी कड़े कदम होगी वो उठाने का काम करेगी। बिहार से दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मनोज कुमार झा ने कहा कि सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं दिख रही है कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है और उन्होंने कहा कि 10 दिनों के भीतर ईंधन कीमतें में यहां तीसरी बढ़ोतरी है। और आरजेडी सांसद ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर हर सेक्टर पर पड़ता है और जिससे परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक सब कुछ महंगा हो जाता है। उन्होंने दावा किया है कि बढ़ती कीमतों में सबसे ज़्यादा बोझ मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ रहा है, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। और ईंधन कीमतों से लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है और महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रहा है। सरकार को कष्ट है इस बात का कि आम जनता त्रस्त है। नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आम जनता के सरोकारों से नहीं चल रही है ये सरकार। इसे चुनाव जीतने का एक मंत्र आ गया है, वो कैसे संस्थाओं को संगठनों को मैनेज किया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीत लिया तो लाइसेंस मिल गया कि आप जन विरोधी कोई भी नीति लेते रहे। 10 दिन के अंदर ये तीसरी बढ़ोतरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स जब कीमतें बढ़ती है तो ये स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है, हर सेक्टर को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। तो कायदे से ये सवाल, काश आपका सवाल बड़े रसूखदार लोग जो सत्ता में हैं उन तक पहुंच जाए और उनका जवाब आ जाए, तो उसमें मुझको शामिल कर लीजिएगा। दानापुर से बड़ी राजनीतिक खबर। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राम कृपाल यादव ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय सरकार का सहयोग नहीं कर रहा है। और मंत्री ने कहा है कि देश को संकट से उभारने में विपक्ष की भी अहम भूमिका होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल राजनीति करने में लगा हुआ है। और उन्होंने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार
सूझबूझ के साथ काम कर रही है और हालत को देखते हुए कम से कम दाम बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इंडियन कीमतों और महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। पेट्रोल डीजल पर सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी के कगार पर हैं। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी जी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देश संकट से गुजर रहा है, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होना चाहिए। देश को संकट से उबारने के लिए विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, देश को सहयोग नहीं कर रहा है। हमारी सरकार बहुत सूझबूझ के साथ काम कर रही है और कम से कम तेल का दाम बढ़ाने का काम मुश्किल से किया है। पूरे दुनिया में तेल का दाम कब से 1-2 महीना पहले से बढ़ गया 40%। हमारे यहाँ मात्र 9% तो बढ़ा है। वो मजबूरी है, हमारे यहाँ तेल उत्पादन होता है तो बाहर से लाते हैं, कोई कुआं तो है नहीं तेल हम उत्पादन करें और खपाएं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार और हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है, ऊर्जा बचाइए, तेल कम खपत करिए। हम लोग सब लोगों ने उसमें अपने आप को भागीदारी किया है। मेरे साथ 3 गाड़ी चलता था, मैं अकेले चल रहा हूँ। सब लोगों ने बचाया है, सब लोगों को कहा है भाई सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए और सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी से लोग चल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से चल रहे हैं। अवेयरनेस हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री पैदल भी चल रहे हैं। तो सब लोगों को पैदल भी चलना चाहिए और तेल बचाना चाहिए। देश की ऊर्जा बचेगा तो देश। भोपाल से बड़ी खबर। तविषा शर्मा मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता के पति समर्थ सिंह को पुलिस कस्टडी में लिए जाने के बाद पीड़िता के परिजनों ने जांच पर सवाल उठाया है। पीड़िता के अंकल लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि यहां केवल एक चाल है और मामले में प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है। उन्होंने कहा है कि समर्थ सिंह और उनकी मां को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि पीड़िता का शव अब भी मर्चरी में रखा हुआ है और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। उन्होंने मामले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है और परिजनों का आरोप है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को लेकर परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस केस पर सभी की नज़र बनी हुई है। देखिए, वो एक टैक्टिस है उनकी, जो क्योंकि वो इस कानून से जुड़े हुए ही लोग हैं। उनकी माताजी जज हैं। जिस काम को पुलिस को करना चाहिए था, उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था दोनों माँ बेटों को। उन्होंने कोई पॉइंट होगा उनके पास में जो उन्होंने इसको सरेंडर किया है। अभी सेकंड पोस्टमार्टम जो होनी है उसके लिए कोई कंफर्मेशन या कब होनी? देखिए, जो आप लोगों के माध्यम से जो सब सारी चीज़ें पता चली हैं कि उसकी मंजूरी मिल चुकी है, वो कितनी जल्दी यहाँ पर टीम आती है उसके बाद सभी को पता चलेगा। हम चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी हो जाए, वो बच्ची भी इस पूरे घिनौने षड्यंत्र से मुक्ति पा सके जो अभी भी जिसकी बॉडी मॉर्चरी के अंदर पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा दर्द में है पूरा परिवार इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी। सीबीआई को भी जांच अब फर्दर सौंप दी जाएगी, ऐसा जी सौंप दी जाएगी या सौंप दी गई है मुझे जानकारी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सीबीआई इसमें इंटरवेन करेगी, तभी सबूतों से छेड़छाड़ और जो दूसरे अपराधी दूसरे जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए बड़े पदस्थ अधिकारी हैं जो निरंतर हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंदर, उन पर भी अंकुश लग सकेगा सीबीआई आने के बाद में। क्या कुछ फर्दर डिमांड करने या क्या होप है? फर्दर डिमांड यही नहीं, अब जितना जो हो चुका है वो जितना जल्दी बाकी की कार्रवाइयाँ अब शुरू हों, सीबीआई जल्दी से जल्दी इसमें आए, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम सेकंड पोस्टमार्टम उसका हो जाए ताकि हम भी उसको अंतिम संस्कार कर सकें एक इज्जत के साथ में। दिल्ली से बड़ी खबर। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नई तकनीक का ट्रायल शुरू किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कीर्ति नगर
इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रामा रोड में पोल पर लगाए गए डस्ट कैचर मशीन का निरीक्षण किया और मंत्री ने बताया कि यहां मशीन 1 घंटे में लगभग 3 लाख लीटर हवा को प्रोसेस कर साफ करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक है और खुद ही संकेत देती है कि कब इसे बंद करना है या कब सफाई की जरूरत है। मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक मशीन में जमा धूल को इस ईंट के रूप में बाहर निकाला जाता है और ताकि वहां दोबारा हवा में ना फैल सके। फिलहाल दिल्ली में इन मशीनों का ट्रायल चल रहा है और अगर परिणाम सफल रहे तो इन्हें बड़े स्तर पर राजधानी में लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार का यह दावा है कि इस तकनीक से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकती है। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये डिवाइस हमारी इनोवेशन चैलेंज जो हमने थ्रो किया था, उस इनोवेशन चैलेंज में जो सारी इनोवेशंस निकल के आई उनकी ट्रायल हो रही हैं। ये जहाँ पे हम रामा रोड पे 21 ऐसी डिवाइस लगी हैं जिनको IIT दिल्ली इनकी ट्रायल के लिए, फिजिकल ट्रायल के लिए यहाँ पे लगाई गई। ऐसी और भी इनोवेशंस जगह जगह पे लगे हुए हैं। इस डिवाइस के अंदर एक तरफ से हवा खींची जाती है, दूसरी तरफ से क्लीन करके बाहर फेंकी जाती है। ये डिवाइस लगभग 3 लाख लीटर हवा को प्रोसेस करके 1 घंटे में क्लीन करने का काम करती है। इस डिवाइस को टोटली ऑटोमेटिक है, IoT से टेक्नोलॉजी है और ये अपने आप ही बताती है कि बरसात में कब बंद होना है। इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं PM 2.5 वो सारा इकट्ठा करके 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जैसे वो भर जाता है तो वो डिवाइस अपने आप बताती है आपके बैकअप में, उसको बाहर करके क्लीन किया जाता है। जो उसके अंदर से, डिवाइस के अंदर से PM 2.5 मटेरियल निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो दोबारा हवा का हिस्सा ना बने, सर्कुलेशन में ना आए, उसकी ब्रिक बनाकर निकाली जाती हैं। ऐसे इनोवेशंस हमने बहुत सारे करके अब उनकी दिल्ली में ट्रायल चल रही है जो अगले 2-2.5 महीने तक ट्रायल चलेंगी। बसेस के ऊपर भी लगे हैं, ट्रक्स के ऊपर भी लगे हैं, गाड़ियों के ऊपर भी लगे हैं, जमीन पर भी लगे हैं। आज हम और भी इस तरह के बहुत सारे ट्रायल्स विजिट CM मैडम करेंगी। तो ये पर्पस ये है कि अगर ये कामयाब होते हैं तो ऐसे ट्रायल्स के माध्यम से अगर IIT इनको इनके मापदंड तय करने के बाद उनको मानती है कि उसको पूरा करते हैं तो ये दिल्ली में मास लेवल पे लगाए जाएंगे। रांची से बड़ी राजनीतिक खबर। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सेठ ने कहा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं है और अनाधिकृत रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लोगों को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को सौंपा जाएगा ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजा जा सके। संजय सेठ ने कहा है कि भारत कोई शरणार्थी स्थल नहीं है, जो अब कोई भी घुसपैठियों देश में नहीं रह पाएगा। अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। हाँ, यही करना चाहिए। अरे भाई, देश के नागरिक नहीं है, अनाधिकृत रूप से प्रवेश किए, क्यों प्रवेश किए भाई? कोई शरणार्थी स्थल है क्या? नहीं, आपने गलत प्रवेश किया है, आपने बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री पार की है, आपको BSF सौंप कर आपको आपके देश वापस भेज दिया जाएगा। ये भाई शरणार्थी स्थल नहीं है भारत। अब कोई भी घुसपैठिया भारत में नहीं रह पाएगा। और शुभेंदु अधिकारी ने, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा, शपथ लेकर ने पहला काम किया कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस बॉर्डर पर फेंसिंग लगेगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, उसके लिए जगह दे दी। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है अब देश के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, जो जहां से आया है उसको वापस वहीं भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबर देखते रहिए होम TV भारत।